हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस टॉपिक में हमने आनुवंशिकता को कंप्लीट कर लिया था। अब हम जैव विकास पढ़ रहे थे, जिसमें जैव विकास का हमने कुछ सिद्धांत के बारे में और जो वैज्ञानिक हैं जैसे लेमार्क वाद है, डार्विन वाद है, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इससे आगे के जो टॉपिक है जैसे नई जातियों की उत्पत्ति, विकास के प्रमाण क्या है, मानव का विकास कैसे हुआ है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेनिफिट देने वाली है। साथ में अगर आप रीट की, लैब असिस्टेंट, पटवारी किसी भी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं या अभी क्लास 10th के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये चैप्टर बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं जैव विकास जो हम पढ़ रहे थे उसका आगे का पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाति उद्भव, नई जातियों की उत्पत्ति। जैसे डार्विन ने बताया था कि जो प्राकृतिक वर्ण होता है या जो प्राकृतिक जो चयन होता है, इसके आधार पर ही उन्होंने बताया था कि नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो लेकिन उनके साथ ही ये क्वेश्चन बन गया था कि नई जातियों की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। तो नई जातियों की उत्पत्ति के लिए बताया गया, जब कोई समष्टि जो दो भिन्न समष्टियों में बट जाती है तो आपस में वे जनन करने में असमर्थ हो जाती हैं, और इसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो स्वतंत्र दो स्पीसीज कहलाती है। यानी कोई भी एक पॉपुलेशन है जो एक लंबे समय से एक साथ रह रही थी, जो किसी भी कारक के कारण, यानी जीन वाला कारक हो सकता है, भौगोलिक कारक होता है, जिनके कारण वो अगर दो अलग अलग समष्टियों में बढ़ जाती है, यानी ये जो एक पॉपुलेशन है वो ऐसी दो समष्टियों में यानी फर्स्ट और सेकंड में बढ़ जाती है, लेकिन आगे जाके ये दोनों जातियां एक दूसरे के साथ जनन करने में असमर्थ होती हैं, तो अलग अलग उप समष्टि का निर्माण कर लेती हैं और इससे हमें नई जातियों की उत्पत्ति होती है, यानी नई जातियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आप कह सकती हैं कि जो बिल्ली है और जो कुत्ता है, दोनों एक ही इस क्लासेस से संबंध रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें जनन की जो क्षमता है, एक दूसरे के साथ जनन करने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई, और इसके कारण ये दो बिल्ली की और एक कुत्ते की दोनों अलग अलग जातियां हमारे यहाँ विकसित हो गई। तो यदि कोई व्यष्टि वृहद क्षेत्र में फैल जाए, यानी तो समष्टि का आकार विशाल होता है, यानी कोई भी जो इंडिविजुअली है, पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैल जाती है तो वो विशाल आकार ले लेती है। लेकिन वो कहीं एक छोटे से ही क्षेत्र में रहती है और उसी में अपना जीवन यापन करती है तो वो अधिक नहीं फैल पाती है और वो एक उपसमष्टि के रूप में विकसित हो जाती है। यानी परंतु वृष्टि अपने भोजन के लिए जीवन भर आसपास के कुछ क्षेत्रों पर ही निर्भर रहती है, तो इस विशाल समष्टि को उप समष्टि के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है या जाति कैसे बनती है। जाति की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं जो एक इम्पॉर्टेंट है, आप इनके बारे में पढ़ना, यानी इनको आप याद रख सकते हो, ज़्यादा भी नहीं तो केवल कारक जो है उनको याद रख लेना। पहला कारक है इसमें जीन प्रवाह, यानी जीन का फ्लो, यानी जो जीन का स्थानांतरण होता है एक व्यष्टि से दूसरी व्यष्टि में, उसके कारण भी नई जाति की उत्पत्ति होती है। यह उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग है परंतु पूर्ण रूप से अलग नहीं हुई है। यानी जो जैसे बाघ है, टाइगर है, चीता है, बिल्ली है, जिनमें कुछ जीन है वो अभी भी समान है, लेकिन फिर आंशिक रूप से इनमें थोड़े थोड़े जीन हैं वो अलग होते चले जाएं, इसके लिए ये विभिन्न जातियों के रूप में विकसित हुई है। तो ये जीन प्रवाह इसका एक मुख्य कारण है। दूसरा है भौगोलिक पृथक्करण। जब दो उपसमष्टियों के मध्य एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र जैसे नदी पर्वत आ जाए और दोनों समष्टियां और अधिक पृथक हो जाती हैं, जिसके कारण उनके मध्य जीन का प्रवाह स्तर और भी कम हो जाता है। यानी कोई भी एक जाति है, जैसे आप देख सकते हो हमारे आदिवासी हैं, हम में और मानव में एक ही जीन होते हैं, लेकिन भौगोलिक पृथक्करण के कारण वे एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर जा चुकी हैं और इसके कारण वो अलग अलग समष्टि के रूप में विकसित हो जाती हैं। तीसरा है आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन होता है कि हमारा जो हमने पढ़ा था पहले आनुवंशिकता में कि जो हमारा डीएनए है उसमें धीरे धीरे जो परिवर्तन होते हैं, जैसे जो दादा दादी हैं उनसे माता पिता में पर कुछ जीन में चेंज आता है, माता पिता से बच्चे में आता है, इस तरह से 7-8 पीढ़ी के बाद
जो बच्चे हैं वो अपनी जो परदादा है परदादी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये आनुवंशिक विचलन है, इसके कारण भी नई जातियों की उत्पत्ति कई बार हो जाती है। तो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परिवर्तनों के कारण आनुवंशिक विचलन आ जाता है, जहाँ प्रत्येक पीढ़ी में जीन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। तो इस तरह से एक टाइम के बात है कि जो एक पीढ़ी के लक्षण है वो 7वीं पीढ़ी में खत्म हो जाते हैं और उसमें नए लक्षणों का विकास हो जाता है। तो आनुवंशिक विचलन भी जो है वो भी जातीय उद्वहन का कारक बनता है। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन समवंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलती हैं। यानी प्राकृतिक वर्ण में जैसे डार्विन ने भी बताया था, उन्होंने बताया था कि जो अधिक जीवनक्षम जातियां होती हैं और अधिक सर्वाइव करने वाली जातियां, उनको जनन के अधिक अवसर मिलते हैं और उनसे अधिक मात्रा में जब संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनकी जातियां अधिक समय तक विकसित होती हैं और वो नई जातियों की उत्पत्ति करते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि जातीय उद्भवन के कारक में 5 कारक है, जिनमें 4 हमने पढ़ लिए। जीन प्रवाह, भौगोलिक पृथक्करण, आनुवंशिक विचलन, प्राकृतिक वर्ण और 5वां कारक होता है इसमें उत्परिवर्तन होता है। तो इसमें बताया हुआ है कि जैसे प्रत्येक उप समष्टियों में आनुवंशिक विचलन में प्राकृतिक वर्ण चयन के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि में एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। आपको ध्यान रखना है 2 कारण इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आनुवंशिक विचलन और प्राकृतिक वर्ण। ये 2 कारक हैं जिनके कारण समष्टियाँ धीरे धीरे एक दूसरे से ज़्यादा अलग होती हैं, क्योंकि ये जो और कारक हैं जैसे जीन प्रवाह है, भौगोलिक पृथक्करण, उत्परिवर्तन है, ये तो कभी कभी अचानक ही होते हैं, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों कारक है वो समष्टियों में चलते रहते हैं और जिनके कारण एक दूसरे से वो अलग हो जाती हैं और इसके बाद वो अंतर्जनन करने में असमर्थ हो जाती हैं। 5वां कारक है उत्परिवर्तन। ये होता है जैसे किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जो प्राणी है उसमें जो अचानक से परिवर्तन होते हैं, यानी उसके डीएनए में जो अचानक से परिवर्तन होते हैं जिसके कारण वो अपनी पीढ़ी से अलग दिखाई देता है, वो होते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कई बार होता है कि किसी भी जो माता पिता हैं उनकी जो संतति है उसमें जैसे अगर वो सब सफ़ेद हैं, गोरे हैं और उनमें से एक संतति उनकी काली हो जाती है, ठीक है, तो वो अचानक से उसकी जो जीन है या डीएनए है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके कारण वो एक अलग संतति के रूप में विकसित होती है और धीरे धीरे वो अपनी जो संतति है उसमें जो जीन उसके जाते हैं जिसके कारण उसमें उसकी जो आगे जो पूरा विकास होता है यानी अगली पीढ़ी होती है वो उसकी काली होती चली जाती है। तो इस तरह से जो परिवर्तन है उसके कारण भी जो नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जब पूर्व में विद्वान लाभकारी उत्परिवर्तन होते हैं उनका वर्ण होता है तो नए फिनोटाइप का भी विकास उद्भव होता है, यानी उद्भव होता है, ठीक है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही फिर नई जातियों की उत्पत्ति का कारण बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था उसके कारण कुछ लाभकारी भी परिवर्तन होते हैं, धीरे धीरे उनमें जो लक्षण दिखाई देने लगते हैं और आगे नई जातियों की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। उत्परिवर्तन या युग्मकोत्पादन के दौरान पुनर्योजन या जीन अपवाह परिणाम होता है जीन आवृत्ति या एलील का आगामी पीढ़ी में परिवर्तन। यानी इनसे ये जो कारक होते हैं इनके कारण जीन आवृत्ति या जो एलील्स होते हैं उनकी जो आगामी पीढ़ी है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो उत्परिवर्तन के कारण होते हैं या जीन अपवाह या पुनर्योजन के कारण होती हैं। लेकिन जो प्राकृतिक वर्ण है फिर उनको स्थायित्व प्रदान करता है। ये भी याद रख लेना कि जो प्राकृतिक वर्ण चेंजेस में कम योगदान होता है लेकिन ये स्थायित्व प्रदान करता है जिससे जो व्यष्टियों में जो लक्षण है वो प्राप्त हुए हैं वो स्थायी हो जाते हैं। तो ये भी इसके कारक हैं। तो जाति उत्पत्ति कैसे होती है और जाति उत्पत्ति के जो कारक हैं ज़्यादा भी नहीं तो इन 5 कारकों को आप याद रख लेना। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें विकास के प्रमाण। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो विकास कैसे होता है इसके सिद्धांत हमने पढ़े थे, कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने फैक्ट्स भी दिए थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी पर विकास हुआ है उसके प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो जीवों का विकास हुआ है इस बात के कई प्रमाण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहले प्रमाण है हमारे पुराजीवी प्रमाण। पुराजीवी यानी जो जीवाश्म हमारे मिले हैं उनसे जो प्राप्त प्रमाण है वो पुराजीवी प्रमाण कहलाते हैं। जैसे चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में जीवन के कठोर अंगों के जो अवशेष हैं वो विद्यमान होते हैं। जो चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में हमें जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उन्हें पुराजीवी प्रमाण कहते हैं। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी होती हैं।
हलछट नहीं, तलछट, ठीक है, तलछट से बनी होती है। भिन्न भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में विभिन्न जीव रूप पाए जाते हैं जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे और उनसे कुछ आधुनिक जीवों मिलते जुलते हैं। जैसे विलुप्त जीव जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हम जैसे डायनासोर यहाँ पे विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसके जो जीवाश्म मिलते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि पहले डायनासोर जैसी कोई जाति हुआ करती थी जो एक सरीसृप थी, क्योंकि इनके जो सारे लक्षण है वो सरीसृपों से मिलते जुलते हैं। तो इसके कारण ये विलुप्त हो गई और इसके बाद में सर्पों का विकास हुआ है। तो क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं उनके नीचे जैसे धीरे 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 कोई जीव है, जब पेड़ पौधे हैं, मृत जीव है, वो दबते चले जाते हैं। तो दबने के कारण क्या होता है कि उनके धीरे धीरे कुछ अंग हैं वो वहीं पर चिपक के रह जाते हैं और एक आकृति के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं जीवाश्म है, जिनसे हमें पता चलता है कि पहले भी इससे कोई जाति है वो हुई थी और इससे नई जातियों की उत्पत्ति हुई होगी। तो जिसमें क्या है कि जैसे समय समय पर पृथ्वी के जीवन रूप बदलते रहते हैं, ठीक है, और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित हैं। जैसे हम कह सकते हैं डायनासोर, डायनासोर क्या होता है, एक निश्चित काल तक ही सीमित थे, उसके बाद समाप्त हो गए। तो कैसे कह सकते हैं कि जो जीवों के रूप हैं जो विभिन्न कालों में प्रकट हुए हैं, इन विभिन्न कालों को प्रकट होने को ही हम पुराजीवी प्रमाण कहते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म के द्वारा पता लगाते हैं कि जो हमें एक काल में थे लेकिन दूसरे काल में, जैसे मीसोजोइक काल में डायनासोर बहुत अधिक थे, लेकिन उसके बाद सीनोजोइक काल आया, उसमें जो डायनासोर है वो खत्म हो गए। तो एक काल से दूसरे काल में जो जीव प्रकट हुए थे इनको ही हम पुराजीवी प्रमाण कहते हैं। हमने एक लाइन पढ़ी थी, इसमें एक शब्द पढ़ा था जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन के बारे में आप इसे परिभाषा भी पूछ सकते हैं। तो सामान्यतः जीव की जो मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपकटन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम जीव मर जाता है तो उसके बाद या तो उसका पानी में आग लगा देते हैं तो जल जाता है, या फिर किसी भी कारण से जीव का पूर्ण रूप से अपकटन हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं होता है। जैसे भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो बाढ़ आती है या फिर कोई भी और प्राकृतिक आपदा है, चट्टानों के पीछे दब जाते हैं, तो इनके कारण होता है कि उनका पूर्ण रूप से उन जीवों का अपघटन नहीं हो पाता है और वो गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाते हैं तथा उसमें शरीर की छाप है उनकी सुरक्षित रह जाती है। तो क्या होता है कि वो ऐसे वातावरण चले जाते हैं कि जो गर्म मिट्टी है उसमें सूख कर वो कठोर हो जाते हैं और धीरे धीरे वो उनकी शरीर की जो छाप है वो सुरक्षित रह जाती है। तो जीवों के इस प्रकार के जो परिरक्षित अवशेष हैं उनको ही हम जीवाश्म कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जीवाश्म क्या है, कि जब कोई जीव है उसका जो ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनका पूरा अपघटन नहीं होता है, तो उसके कारण उनकी जो मिट्टी है वो सूखे कठोर हो जाती है और उनके शरीर की छाप उसमें बन जाती है। तो इन परिरक्षित जो अवशेष होते हैं इनको ही हम जीवाश्म कहते हैं। यानी एक तरह से क्या है, जीवाश्म परिरक्षित अवशेष है, यानी जो अवशेष के रूप में रह जाते हैं। जैसे हम किसी का कंकाल हो जाता है, जैसे कीट है, कीटों के पंख दब के रह जाते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं इससे कि ये कौन से जीवों से मिलते जुलती हैं। तो ये जीवाश्म कहलाते हैं। अब हमें वैसे कैसे पता चला कि जो जीवाश्म कितना पुराना है, ठीक है। तो जीवाश्म कितना पुराना है इसके आकलन के लिए, यानी इसके पता लगाने के लिए दो विधियां बताई जाती हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। इसके आकलन के लिए भी दो घटक बोल सकते हैं, दो विधि होती है। एक विधि है इसकी सापेक्ष। सापेक्ष मतलब है कि जैसे आप सामने ही देखते हो, यानी आप किसी स्थान की जब खुदाई करते हो और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जब जीवाश्म मिलना प्रारंभ हो जाते हैं तो हम पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी के सतह के ये, अगर पृथ्वी की सतह के निकट प्राप्त होते हैं तो ये जीवाश्म ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन बहुत अधिक गहराई में प्राप्त होते हैं तो वो जो जीवाश्म है अधिक पुराने हैं। तो इस तरह से एक नए और पुराने जीवाश्मों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी विधि है इसकी फॉसिल डेटिंग। ये इंपॉर्टेंट विधि है, ये ध्यान रख लेना। इसके बारे में आपसे, जीवाश्मों की इंपॉर्टेंट विधि है, ये ध्यान रखना, फॉसिल डेटिंग। इसमें क्या होता है कि जब जीवाश्म में पाए जाने वाले जो किसी भी एक तत्व है के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म के समय का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जीवाश्म है जो प्राप्त हुए हैं उन जीवाश्म में उपस्थित जैसे कोई भी तत्व है, जैसे इसमें कार्बन हो सकता है, फास्फोरस होता है, तो इसमें समस्थानिक इसके यूज किया जाता है। जैसे कार्बन 14, कार्बन 15,
की रेडियो एक्टिव का यूज किया जाता है। P35 और P32 जो रेडियो समस्थानिक है, इनका यूज किया जाता है, जिनके आधार पर पता लगाया जाता है कि जीवाश्म का कौन से समय का मिला है। तो ये दूसरी विधि आपको याद रखनी है, फॉसिल डेटिंग विधि। इस विधि से पता लगाते हैं कि कैसे जीवाश्म का पता चला है और जीवाश्म कौन से समय का है, कौन से समय का, यानी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर, जो मैंने बता दिया, जिसमें कार्बन डेटिंग विधि का यूज किया जाता है ज़्यादातर, और एक फास्फोरस। एक तो कार्बन डेटिंग का सबसे अधिक यूज करते हैं, जिसमें हम C14 और C15 कार्बन के समस्थानिकों का यूज करते हैं। दूसरी इसमें फास्फोरस डेटिंग का अधिक यूज किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही तत्व है वो जो प्राणी है उसमें सुरक्षित पाए जाते हैं, जिसका P32 और P35 समस्थानिकों का यूज किया जाता है। आप ये भी याद रख लेना। अब आगे हम देखते हैं दूसरे प्रमाण, अगले प्रमाण के रूप में भ्रूणात्मक प्रमाण, यानी जो प्राणियों में भ्रूण होते हैं उनसे भी हमें पता लगा जाता है कि ये जो पीढ़ी है या फिर ये जो जाति है वो दूसरी जाति से कितनी मिलती जुलती है। विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन के लिए अर्नेस्ट, ये ध्यान रखना, अर्नेस्ट हैकल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। भ्रूणात्मक समर्थन या भ्रूणात्मक प्रमाण किसने दिए थे? अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ये प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रेक्षण पर आधारित थे। उन्होंने बताया था कि जो कशेरुकी जीव होते हैं उनके भ्रूण में कुछ उभयनिष्ठ लक्षण पाए जाते हैं, परंतु ये वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। यानी जैसे कशेरुकियों में हम देखते हैं मछली होती हैं, यानी पीसीज वर्ग है, मेंढक है, एम्फीबिया वर्ग है, फिर उसके बाद रेप्टिलिया में जैसे सांप हैं, पक्षी हैं, मानव है, ये सब कशेरुकी जीव है। इनके जो भ्रूण होते हैं, उन्होंने बताया था कि इनके जो भ्रूण हैं उनमें सब में उभयनिष्ठ लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन वयस्कों में ये लक्षण अनुपस्थित हो जाते हैं। तो इससे पता लगा सकते हैं कि ये सब है वो कशेरुकी जीव होते हैं। तो उदाहरण के रूप में दिया, उन्होंने बताया था कि मनुष्य सहित सभी जो कशेरुकी जंतु हैं उनके भ्रूण में सिर के ठीक पीछे अवशेषी गलफड़ों की श्रृंखला पाई जाती है। गलफड़े क्या होते हैं? गिल्स जो होते हैं, यानी गलफड़ों की जो श्रृंखला है वो सभी भ्रूण में पाई जाती है, लेकिन ये गलफड़े केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि गलफड़े केवल क्रियाशील कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं, और केवल जो फिशेज है या मछलियाँ हैं वो ही पूरी तरह से पानी में रहती हैं। इसके कारण उनमें गलफड़े क्रियाशील होते हैं और सभी जीवों में ये क्रियाशील नहीं होते हैं, लेकिन अन्य वयस्क कशेरुकी जंतुओं में ये अनुपस्थित हो जाते हैं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं होती है। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया था कि इनके भी इन सभी कशेरुकी जंतुओं के जो भ्रूण है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आगे हम बात करें तो लेकिन ये जो भ्रूणात्मक समर्थन दिया था उसका एक वैज्ञानिक हुए थे, दूसरे वैज्ञानिक कार्ल अर्नेस्ट वेयर। ये भी ध्यान रखना क्योंकि कार्ल अर्नेस्ट वेयर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस भ्रूणात्मक समर्थन को एक वैज्ञानिक हुए थे कार्ल अर्नेस्ट वेयर। इन्होंने इस भ्रूणात्मक समर्थन को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने देखा था कि जो भ्रूण है कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्था से नहीं गुजरता। इन्होंने क्या बताया था? इनका स्टेटमेंट ध्यान रखना, दोनों का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। कार्ल अर्नेस्ट वेयर ने बताया था कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं के वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता है, यानी सबके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रमाण है भ्रूणात्मक समर्थ प्रमाण, हमने पढ़ लिए। तीसरे प्रमाण है तुलनात्मक शरीर विज्ञान या आकृति विज्ञान आकारिकी प्रमाण, यानी आपकी एनाटॉमी के बारे में या आपकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके ये प्रमाण है। इसको आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और अधिकतर इसमें से अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से ही पूछे गए हैं, इसलिए इनको आपको इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज के जीवों तथा वर्षों पूर्व जो विद्वान जीव थे उनमें जो कुछ एक रूपता पाई जाती है, कुछ विभिन्नता दर्शाती है। तो ये विभिन्नता और एक रूपता कैसे होती है, इसकी तुलना के आधार पर ही कुछ प्रमाण दिए गए थे। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वजों के साथ रिश्ते के रूप में हम जान सकते हैं कि जिनों में एक दूसरे के साथ समानता थी या विभिन्नता थी। इसके आधार पर
कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि 2 प्रकार के अंग जो प्राणियों में पाए जाते हैं, जिनके आधार पर पता लगाया जाता है कि ये जो प्राणी है वो एक दूसरे से संबंधित है नहीं है, जिसमें इम्पोर्टेंट है समजात अंग, जिनको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। दूसरे होते हैं समरूप या अनुरूप अंग, जिन्हें एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर अभी तक जो है इनके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको इसको तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ना है। समजात अंग, सबसे पहले हम पढ़ते हैं समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं? जैसे हमें नाम से पता चलता है, समजात यानी जिनकी जाति समान होती है, ऐसे अंग, यानी जो उत्पत्ति में तो समानता दर्शाते हैं लेकिन कार्यों में विभिन्नता दर्शाते हैं, ऐसे अंग समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना, जाति समान है, अगर जाति समान है इसका मतलब उनकी उत्पत्ति समान हुई है, और जो उत्पत्ति में समान होते हैं वो कार्यों में विभिन्नता दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि समजात और समरूप अंग कौन से है। समजात है वो अपसारी विकास पर आधारित होती है। कौन सा विकास होता है इसमें? अपसारी विकास होता है। एग्जाम्पल जैसे व्हेल है, चमगादड़ है, चीता और मानव है, जो सभी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके जो अग्रपाद है, उनकी जो अस्थियां हैं, उनमें समानता दर्शाते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि व्हेल, चमगादड़, चीता, मानव सभी जो स्तनधारी हैं, उनकी अग्रपाद की जो अस्थियां हैं उनमें समानता होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फैलांजस है, वो सब एक जैसी उत्पत्ति दर्शाते हैं। तो ये विभिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, परंतु इनकी शारीरिक संरचना स्ट्रक्चर है वो समान होती है। क्यों? कैसे होती है? जैसे जो व्हेल है उसमें यही जो अस्थियां होती हैं वो तैरने के काम आती है, चमगादड़ों में पंखों के रूप में परिवर्तित होती हैं, चीतों में दौड़ने के काम होते हैं, लेकिन मानवों में ये काम हाथों के रूप में काम करने के काम आती है। लेकिन इनमें सब में जाति इनकी जो समानता पाई जाती है और कार्य ये अलग अलग संपन्न करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण ये जो बही रचना है वो भिन्न भिन्न रूप ले लेती है, और इसी विकास को हम अपसारी विकास कहते हैं। अपसारी विकास क्या होता है कि जो कार्य संपन्न भिन्न भिन्न करती हैं वो किस कारण से, कि ये जो रचना है इनमें जो पाई जाती हैं, मतलब उत्पत्ति में समान है लेकिन विभिन्न रूप ले लेती हैं, इनको कारण ही इनको क्या कहते हैं, इसमें कौन सा विकास होता है? अपसारी विकास होता है। और लेकिन ये जो संरचना है समजातीय होती है। समजातीय मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक समान होती है और इनकी उत्पत्ति भी एक समान होती है, क्योंकि सब में क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स पाए जाते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर समान होती है, जिनके कारण इनमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं, और इस घटना को हम समजाता होमोलॉगस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्यों में विभिन्नता दर्शाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कशेरुकों के हृदय व मस्तिष्क में समानता होती है, यानी सभी जो कशेरुकी होते हैं उनका जो हृदय और जो मस्तिष्क होते हैं उनकी उत्पत्ति एक समान होती है। तीसरा है पेड़ों में जो बोगनविलिया, कुकुरबिटा है, उनके कांटा और प्रतान है वो होते दिखने में तो दोनों अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति एक समान होती है। तीनों एग्जाम्पल आपको ये और भी ज़्यादा याद रखो, तो तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं कि समजात अंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं। दूसरा इसमें पढ़ते हैं हम समरूप ऑर्गन्स। समरूप अंग ऐसे अंग होते हैं जो कार्यों में समान, मतलब रूप में समान या कार्यों में समानता दर्शाते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। इनकी उत्पत्ति में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, तो ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। जैसे हम देखें कि उत्पत्ति में असमान लेकिन कार्यों में जो समानता दर्शाती हैं, इनकी अनुरूपता का आधार अभिसारी विकास है। आपको ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होमोलोगस या समजात अंग है, उनकी अनुरूपता का आधार अपसारी विकास होता है लेकिन इनकी अनुरूपता का आधार अभिसारी विकास होता है। इसे हम तुल्य रूपता भी कह सकते हैं, जो कि विपरीत स्थिति को दिखलाती है। उदाहरण है इसका जैसे पक्षी व तितलियों के पंख, दोनों के पंख के काम आते हैं, उड़ने के काम आते हैं, लेकिन इनके जो पूर्वज है वो अलग अलग होते हैं और इनमें जो समानताएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये तो एक कशेरुकी है, ये कशेरुकी है, तो इनकी शरीर रचना में समानता नहीं होती है चाहे वे समान क्रिया संपन्न करते हैं। तो ऐसे अंग समरूप अंग या अनुरूप अंग कहलाते हैं। दूसरे हैं पक्षी व चमगादड़ के पंख, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंखें, दोनों की आंखें देखने के काम आती हैं लेकिन दोनों की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग होती है। इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता रही हूँ, बार बार आपको एग्जाम्पल से याद रखने और उनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है।
पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्षी हैं, डॉल्फिन है, उन दोनों में फ्लिपर्स होती है, यानी दोनों के फ्लिपर्स तैरने के काम आते हैं, लेकिन जो पेंगुइन एक पक्षी है और डॉल्फिन एक स्तनधारी है, यानी दोनों की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग होती है। दूसरा है शकरकंदी, जड़ या मूल का रूपांतरण है, आलू तना का रूपांतरण, यानी शकरकंदी और जो आलू है दोनों कहाँ पाए जाते हैं, भूमि में पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद आलू तना का रूपांतरण होता है और शकरकंदी जड़ या मूल का रूपांतरण होता है, यानी दोनों की उत्पत्ति अलग अलग होती है। तो ये एग्जाम्पल है आपको समरूप और समजात अंगों के हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये अभी तक इसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। सामान्य आवासीय विशिष्टताओं के कारण जीवों के समूह ने समान अनुकूली विशिष्टताओं को चयनित किया, उनके कार्यकलाप समान थे। मतलब क्या आता है कि समान मतलब एक ही विशेषता में, जैसे जलीय जीव एक साथ रहते हैं तो उनको तैरने वाले अंगों की जरूरत हुई, तो इसके कारण उन्होंने अनुकूलन के अनुसार उन अंगों का तैरने के रूप में विकसित कर लिया, और जिससे उनके कार्यकलाप समान हो गए, लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक टॉपिक और दे रखा है, आणविक जातिवृत्ता। हाँ, हालांकि इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। आणविक जातिवृत्त क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आ जाएगा जो नए डीएनए में बनेगा। ध्यान रखना, कोशिका विभाजन के समय जो डीएनए होता है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण उसके अंदर जो जीव है उसके अंदर प्रोटीन में भी परिवर्तन हो जाता है जो नए डीएनए से बनता है। तो यही आणविक जातिवृत्ता होती है। यह परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में आगे संचित होते चले जाएंगे, आगे चला जाएगा। हम समय के साथ पीछे जानकर ये जान सकते हैं कि ये परिवर्तन किस समय पे हुए थे, यानी कौन से डीएनए के प्रोटीन में चेंज हुआ था जिसके कारण ये आगे आगे चेंजेज होते चले गए, और यही आणविक जातिवृत्ता होती है। इसी को आणविक जातिवृत्ता कहते हैं। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में हो जाती हैं, और इस प्रकार के अध्ययन विकासीय संबंधों को बताते हैं कि कौन से जीवों के डीएनए एक समान थे, फिर धीरे धीरे उनके डीएनए में परिवर्तन आया जिससे उनके प्रोटीन्स में परिवर्तन आया, और उत्तरोत्तर पीढ़ियों में ये संचित होते चले गई, जिसको आणविक जातिवृत्ता कहते हैं। इसके आधार पर हम विकासीय संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं, साथ में विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवृत्ता द्वारा स्थापित संबंध वर्गीकरण को भी बताते हैं। क्योंकि आगे हमने जैसे क्लास से फिर ऑर्डर में फिर फैमिली में जो भी वर्गीकरण किया उसका भी एक आधार आणविक जातिवृत्ता होती है। तो ध्यान रखना, एक तो ये विकासीय संबंधों को खोजने का काम करते हैं, इसमें से हमें पता चल सकता है। दूसरा, इससे हमें वर्गीकरण में भी हमें सहायता मिलती है। किसमें मिलती है? वर्गीकरण में भी हमें सहायता मिलती है। तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट दे रखा है, मानव का विकास, यानी मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व सबसे पहले जो कौन कौन से मानव आए थे, ड्रायोथीपिकस और रामापिथिकस, दो नर बानर विद्वान थे। मतलब कैसे थे? जो बानर तो थे लेकिन कहते थे मनुष्य जैसे लगते थे, ऐसे सबसे पहले दो बानर आए थे। इनके शरीर पर बालों से भरपूर थे और ये कैसे लगते थे? गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे, यानी गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे बनमानुस है ऐसे ही ये भी चलते थे। रामापिथिकस अधिक मनुष्यों जैसे थे, जबकि जो ड्रायोपिथिकस थे वो कैसे थे? बनमानुस या एप लंगूरों के जैसे थे, जिसे गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे थे। तो मानव के अधिक समीप कौन थे? रामापिथिकस बानर। इथोपिया और तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियां मानवों जैसी प्राप्त हुई जिसमें मानवीय विशेषताएं अधिक पाई जाती थी। इससे 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर बानर गण प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहते थे। इन्होंने बताया था, इससे पता चला कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे जो नर बानर थे वो पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। एक ध्यान रखना, जो मानव है उसका गण कौन सा है? प्राइमेट। कौन सा गण है? प्राइमेट। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कभी, तो आपको ये ध्यान रखना। और सबसे पहले मानव के जो अवशेष कहाँ मिले? पूर्वी अफ्रीका में मिले थे। ये लोग संभवतः 4 फुट से बड़े तो नहीं थे, परंतु ये सीधे होकर चलते थे। इससे पता लगा सकते हैं कि मानव के पूर्वज थे। इसके बाद लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेशियन, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, आदि मानव का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेशियन, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में पाया जाता था।
और वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, किंतु फलों से ही भोजन करते थे, यानी ये शाकाहारी थे। इससे भी पता चलता है कि ये मानव का विकास यहाँ से हुआ है। लेकिन इनमें कुछ अस्थियां बहुत भिन्न थी। इस जीव को पहला मानव जैसा प्राणी ही के रूप में जाना गया। किसको? आदि मानव को। इसको नाम दिया गया होमो हैबिलस। आपको ध्यान है, पहला मानव जैसा प्राणी रूप जिसे जाना गया उसका नाम क्या दिया गया? होमो हैबिलिस। क्या? पहला मानव प्राणी होमो हैबिलिस। उसकी दिमागी क्षमता लगभग 600 से 800 सीसी के समथिंग थी। कितनी थी? 650 से 800 सीसी थी। और मांस नहीं खाते थे, मतलब कैसे थे ये? फलों का यूज करते थे, शाकाहारी थे। इसके बाद 1991 में जावा में, अफ्रीका में ही जावा में खोजी गई जो जीवाश्म है, उसमें अगले चरण के बारे में पता चला। और इसमें पता चला कि एक और मानव था, होमो इरेक्टस। मतलब इससे अगला मानव कौन था? होमो इरेक्टस, जो लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व पाया जाता था। होमो इरेक्टस था, उसका मस्तिष्क बड़ा था और लगभग 900 सीसी का था। कैसा था? 900 सीसी, मतलब उसकी क्षमता अधिक थी, जिसके कारण अधिक सोचने विचारने की क्षमता इसमें पैदा हो चुकी थी। और ये लेकिन मांसाहारी था, यानी मांस खाता था। कैसा मानव था ये? मांसाहारी था। इसके बाद अगली जो वर्ष आया, उसमें उन्होंने देखा कि एक नियरटॉल मानव था। कौन सा? नियंडरटॉल मानव था, जिसकी क्षमता कितनी थी? 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क वाले पैदा हुए थे। तो जिनकी, ये ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि मानव मस्तिष्क के समान क्षमता कौन से मानव की थी? तो नियरटल मानव की थी। क्योंकि मानव का जो मस्तिष्क है वो भी लगभग 1350 सीसी के समथिंग होता है। तो 10,000 से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी व मध्य एशिया देशों में रहते थे। ये अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे, अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। तो कौन सा मानव मानव के काफी अधिक निकट था? नियरटल मानव था, वो मानव के अधिक निकट था। इसके बाद अगला मानव आया, होमोसेपियंस, जो मानव अफ्रीका में विकसित हुआ। जो आधुनिक मानव है, इसको होमोसेपियंस ही हम कहते हैं। यानी सबसे निकट मानव इसके नियरटल मानव था, जो आधुनिक मानव के सबसे निकटतम। और आधुनिक मानव है, उसका क्या नाम है? होमोसेपियंस। दोनों चीज याद रखना आपको, होमोसेपियंस आधुनिक मानव, और आधुनिक मानव के निकट कौन सा? नियरटल मानव था, जो अफ्रीका में विकसित हुआ। यानी मानव का विकास कहाँ हुआ है? अफ्रीका में विकसित हुआ है, और इसके धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में पहुंचा था, और विभिन्न महाद्वीपों में फैला। इसके बाद इसने अपनी विभिन्न जातियों को विकसित किया था। लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान यह आधुनिक युगीन मानव है पैदा हुआ। इसका काल भी ध्यान रख लेना, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ था। मानव ने प्रागैतिक फिर उसके बाद जो मानव, ये जो आधुनिक मानव था, उसने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व की थी। यानी जो गुफा का निर्माण किया, उन गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो 1800 वर्ष पूर्व के प्राप्त हुए हैं, जो आधुनिक मानव ने बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने 10,000 वर्ष पूर्व लगभग कृषि कार्य को शुरू किया था, और मानव बस्तियां बनना शुरू हो गई थी। ठीक है। और धीरे धीरे अभी जो मानव है वो होमोसेपियंस के नाम से जाना था, जिसको हम आधुनिक मानव कहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा मानव था? रामापिथिकस था। रामापिथिकस जो बानर था, उससे ऑस्ट्रेलोपिथेशियन जो विकसित हुए, इनसे होमो हैबिलस बना, जो पहला मानव प्राणी था के समान बोल सकते हैं, जिसको पहला मानव प्राणी भी बोल सकते हैं। इसके बाद इनसे होमो इरेक्टस मानव बना। होमो इरेक्टस के बाद नियरटल मानव आए थे, जो कि आधुनिक मानव से काफ़ी समानता रखते थे। और इसके बाद अगला मानव आया होमोसेपियंस, जिसको हम आधुनिक मानव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम आधुनिक मानव कहते हैं। अगर आपसे इस तरह से एक श्रृंखला भी पूछ ले कि मानव का विकास या उद्भव कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथीसन, होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस आया, फिर नियरटल मानव आया, फिर होमोसेपियंस आया था। तो इस तरह से आपको ये भी पूरा याद होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो जैव विकास वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, मैं आगे एक साथ सोच रही हूँ पूरा एक साथ एक क्लास लेके सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक साइंस के आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक साथ करा दूंगी आपको। तो ये हमारा आनुवंशिक और जैव विकास वाला टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स हम जो पर्यावरण वाला टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। और अगर मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, जो बता रहे थे, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप भी मैडम जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं उनको ऐड करा दो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको पहले कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी लोगों को शेयर करो ताकि उनको उसका फ़ायदा मिल जाए। तो इसके बाद मिलते हैं अगली नई क्लास में।
एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।